हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस एक छोटे से वीडियो में आप दिन भर की प्रमुख खबरें जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, टू द पॉइंट प्रीलिम्स की अप्रोच से उन सभी खबरों को हम पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। और ये जितनी भी न्यूज़ हैं ये किसी एक न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल से नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल हिंदू एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, पीआईबी, मल्टीपल सोर्सेज से आपको सारी चीज़ें एकदम एग्जाम की अप्रोच से टू द पॉइंट मिलती हैं और ये डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा एक जो रिवायत है ये क्वेश्चन शुरू करने की। और मैं ये देख रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं देन इट्स ओके, नहीं भी कर पाते हैं तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको छुपा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और क्वेश्चन पूछा गया है रेंडर पेज से संबंधित। रेंडर पेज के संबंध में निम्न में से ये जो कथन है इनके बारे में सही पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन से सही है। ये एक विषाणु जनित रोग है जो पशुओं को प्रभावित करता है। दूसरा, ये रोग मनुष्यों को अधिक संक्रामक होता है और मनुष्यों में ज्यादा संक्रामक होता है और वैश्विक महामारी फैला सकता है। तीसरा, भारत का आईसीएआर निषाद संस्थान रेंडर पेज वायरस युक्त सामग्री रखने वाली श्रेणी ए सुविधा वाला बन गया है। चौथा है, ये रोग अब पूरी तरह से समाप्त यानी कि इरेडिकेट घोषित किया जा चुका है। सही बताने 1 3 4 1 2 2 3 4 1 और 4 सही जवाब जरूर से जरूर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करना है। अब हम सीधे चलते हैं पहले जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर। और इस पहले टॉपिक से रिलेटेड केवल एग्जाम के लिए जो जरूरी है उन बातों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, ना कि फालतू की दर दर की कहानियों के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। टू द पॉइंट चलते हैं। काली टाइगर रिजर्व, इसके बारे में तो आप देखेंगे यहाँ पर काली टाइगर रिजर्व, ये एरिया कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों न्यूज में, सब देखेंगे। तो दरअसल अभी संरक्षण कार्यकर्ताओं ने काली टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सफारी इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने पर चिंता व्यक्त करी है। क्यों चिंता व्यक्त करी, तो कुछ ना कुछ पीछे उसके तर्क होंगे। दरअसल ये जो काली टाइगर रिजर्व है इससे पहले दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ यानी कि नॉर्थ कर्नाटक, जो नॉर्थ उत्तर कन्नड़ और इस जिले के मध्य भाग में ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर हमें देखने को मिल रहा है, कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा, राइट नाउ। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो 834.16 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्योंकि ये जो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए ताकि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, वहाँ का जो वन है या फिर वहाँ के जो प्राणी हैं वहाँ पर उनका जो संरक्षण है वो उचित तरीके से होता रहे, इसलिए इन सभी चीज़ों का विरोध वहाँ पर करा जा रहा है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये रिजर्व क्षेत्र दो प्रमुख संरक्षित क्षेत्र से इनसे मिलकर बना हुआ है। इनमें कौन कौन सा, एक तो भी हमने बात करी थी दांदेली वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा अंशी नेशनल पार्क, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए दोनों एरिया और दोनों मिलकर एकल संरक्षित वन क्षेत्र बनाते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी का जो हमारा कोर एरिया है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, क्योंकि कर्नाटक उसी का पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने मैप पर, एक बार आप इसकी यहाँ पर लोकेशन देख लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, और ये रहा यहाँ पर काली टाइगर रिजर्व, ये रहा आपका कर्नाटक वाला एरिया। और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको जो नदियां वगैरह हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन यस, काली टाइगर रिजर्व अभी से संबंधित जो नदी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। तो इसकी भौगोलिक सीमा हमने देखी। अब हम यहां पर देखें तो ये काली टाइगर रिजर्व उत्तर में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है, उससे लगा हुआ है, बाउंड्री इसकी सटी हुई है। अब ये आगे चल के महाराष्ट्र का जो राधानगरी और कोयना वन्यजीव अभयारण्य है फिर इससे जुड़ जाता है ऊपर महाराष्ट्र की ओर में। काली नदी जो उत्तर कन्नड़ जिले के लिए प्रमुख जल स्रोत है, इस टाइगर रिजर्व से होकर यह बहती है। तो काली नदी, इसीलिए इसका काली टाइगर रिजर्व नाम देखने को मिलेगा। इसी नदी के नाम पर यह जो काली टाइगर रिजर्व है इसका नाम यहां पर रखा गया है। अब यहाँ कर अगर कोई भी नेशनल पार्क, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर ये चर्चाओं में रहते हैं तो उनका जो वेजिटेशन है, उनके फॉरेस्ट हैं, वो सब हमें जानना जरूरी होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर यहाँ के जो वन हैं दरअसल ये आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाबहार, ये इस प्रकार के वन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पश्चिमी भागों और गहरे घाटियों में सदाबहार वनों के जो उत्कृष्ट भाग हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा आप ये वहीं का एक्चुअल में रियल इमेज निकाल के मैंने बनाया है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ में प्रमुख वृक्ष कौन से मिलेंगे, टीक का मिल जाएगा, ओक मिल जाएगा, मालाबार इमली मिल जाएगा, जंबा, तो ये सभी जो वन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी जा रही तो यहाँ पर जो वन्य जीव है उस वन्य जीव के बारे में भी तो पता होना चाहिए हमें। तो ये क्षेत्र पश्चिमी घाट में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, आप देख सकते हैं ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसकी सबसे बड़ी आबादी में से एक का घर हमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दुर्लभ जो हमारे काले तेंदुए हैं यानी कि जो ब्लैक पैंथर्स हैं, उन ब्लैक पैंथर्स का भी जो निवास स्थल है वो हमें ये काली टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से सिर्फ टू द पॉइंट एग्जाम के काम की चीजों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक जरूरी सूचना बता देता हूं
अनअकैडमी के द्वारा जो रैंकर्स प्रोग्राम है, केवल ₹1 में आप उस प्रोग्राम को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो जो हमारे रैंकर्स हैं उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर मिलेगा, आपको रैंकर्स के साथ में रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और आपको कुछ जो सेशंस हैं वो भी मिलेंगे। बैचेस के बारे में बात करें तो बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल 2028 के लिए सभी बैचेस में आप जो है एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो शुभ50, दिस इज माय कोड, ये कोड आप यूज कर सकते हैं। इन बैचेस में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको यहाँ पर हिंदी बैचेस के अंदर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मेंस एग्जामिनेशन के आपको प्रिपेयर करना है तो सब कुछ आपको सिर्फ 2,999 रुपए में सब कुछ आपको मेंस एग्जामिनेशन का एक ही जगह पर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। क्या है टॉपिक हमारा? तो टॉपिक है हमारा वैली फीवर के बारे में। वैली फीवर क्या है? दरअसल अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च हुआ और उसमें यह पता लगा कि कुत्ते वैली फीवर के प्रारंभिक प्रसार का जो प्रारंभिक प्रसार है इसका पता लगाने में मदद कर सकते हैं। कुत्ते ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये जो वैली फीवर है तो जो पब्लिक हेल्थ है उसमें एक आश्चर्यजनक भूमिका है वो इनके द्वारा यहाँ पर निभाई जा सकती है। बात करेंगे वैली फीवर के बारे में, क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके इलाज वगैरह हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दरअसल वैली फीवर इसे ये एक एक्यूट कोक्सीडियोमाइकोसिस, ये एक मेडिकल नाम है, काफी बड़ा नाम है, हो सकता है मुझसे गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ हो। तो ये मेडिकली इसका ये नाम है और ये एक फंगल संक्रमण है जो कॉक्सीडियोडेट्स, ये जो जीव हैं इन जीवों के कारण ये यहाँ पर फैल रहा होता है। ये दरअसल 2 प्रकार की कॉक्सीडियोइड्स जो फंगस है इन संक्रमण के कारण बनती हैं। ये फंगस मिलते कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये फंगस मिट्टी में पाए जाते हैं, खासकर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर। अब ये फैलते कैसे हैं संक्रमण, वो इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है यानी कि वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एरिया में मिलेगा, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, मैक्सिको और आपका मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनके कुछ जो रीजन्स हैं वहां पर भी ये मिल रहा होगा। इसका प्रसार कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, वो जरूरी है हमारे लिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये फंगस मिट्टी में होता है एक्चुअल में, और जब मिट्टी में हलचल होती है जैसे कि खेती हो रही है, कोई भी कैसा भी निर्माण कार्य हो रहा है, तेज हवा हो रही है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं इसके वो हवा में उड़ने लगते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये स्पोर्स को मनुष्य या फिर जानवर सांस के जरिए अपने फंगस के अंदर ले जाते हैं, या सॉरी जो अपने जो हमारे फेफड़े होते हैं हमारे लंग्स के अंदर ले जाते हैं। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर जानवर से मनुष्य से जानवर में नहीं फैलती है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में काम आएगा। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ज्यादातर लोगों को इस फंगस से संक्रमित होने के बाद कोई लक्षण नहीं दिखते, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम या फिर फ्लू जैसी चीजें या फिर निमोनिया जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर लक्षण होते भी हैं तो ये संक्रमण के 5 से 21 दिन के बाद, इस अवधि के बाद में ये जो है प्रकट होते हैं। अब ठीक है, संक्रमण हो गया, तो ये दुर्लभ मामलों में संक्रमण फेफड़ों से रक्त प्रवाह के जरिए शरीर के जो अन्य पार्ट्स हैं उनमें फैल जाता है। रेयरली फैलता है, जैसे स्किन रहा, हड्डियां रही, जोड़, लिम्फ नोड और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर। अब क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? अगर ये हो जाता है तो फिर कैसे इसका इलाज किया जाए? तो ये हल्के मामलों में बिना किसी विशेष इलाज के ठीक हो जाता है। गंभीर मामलों में जो डॉक्टर्स हैं वो एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। पुराने या फिर गंभीर संक्रमण की स्थिति में कभी कभी जो फेफड़े का जो संक्रमित जो हिस्सा है उसको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, रेयर मामलों में, लेकिन ऐसा यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अचल फास्ट पेट्रोल वेसल के संबंध में। तो आप ये पेट्रोल वेसल है यानी कि पेट्रोलिंग के लिए एक जो हमारा वेसल है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो इसे अभी हाल ही में गोवा में विधि पूर्वक इसे जलावतरण यानी कि लॉन्च इसका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जो वेसल है ये हमारे 8 पेट्रोल वेसल जो हैं उनकी श्रृंखला में से 5वां है, ध्यान रखेंगे, जो हम बात कर रहे हैं अचल के बारे में। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा और भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड इसके लिए निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, इसका डिजाइन और निर्माण अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग इसके द्वारा और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग इनसे दोहरे वर्ग का प्रमाणीकरण करने के माध्यम से ये जो इसके तहत में इनका जो निर्माण है वो निर्माण हमें देखने को मिलेगा। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो ये वेसल 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ में निर्मित है, यानी कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की ओर मूव कर रहे हैं, स्वदेशीकरण की ओर मूव कर रहे हैं, उसका एग्जांपल। इसकी लंबाई 52 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर, और इसके जो कुल भार है यानी कि वो कितना है, 320 टन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये हमें सीपीपी बेस्ड जो प्रोपल्सन सिस्टम है, इस प्रोपल्सन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। इससे ये 27 नॉट्स की जो शीर्ष गति है, टॉप स्पीड है, यानी कि क्योंकि स्पीड यहाँ पर मैटर करती है तो स्पीड ये हमें यहाँ पर इसकी देखने को मिलती है। अब इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो पेट्रोल वेसल है बेसिकली निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए, उन सभी चीजों के लिए। तो ये सुरक्षा, निगरानी, नियंत्रण, सर्वेक्षण, इन सभी चीजों के लिए इसको बनाया जा रहा है। इसको समुद्री परिसंपत्तियां और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये जो अचल है इसको यहाँ पर तैयार करा गया है। ये हमने यहाँ पर देखा।
अब हम देखें तो दरअसल आत्मनिर्भर भारत में इसका योगदान के बारे में बात करें तो इसका जलावतरण भारतीय तटरक्षक बल और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लंबे समय से एक साझेदारी यहाँ पर देखने को आ रही थी, तो ये एक उपलब्धि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जो सशक्त कदम है, वो कदम हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। क्या क्या लाभ होंगे, चलो ये तो बन गया, लेकिन इसके आसपास की जो और इंडस्ट्री हैं उनसे भी तो हमें लाभ मिलेगा। तो कुल लागत के बारे में बात करें 473 करोड़ लागत है इसकी। स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया है जिससे रोजगार भी हमें देखने को मिले हैं। एमएसएमई सेक्टर को अलग अलग जो फैक्ट्रियां हैं गोवा शिपयार्ड के भीतर में, उन गतिविधियों में भी सहायता प्राप्त हुई है। तो अल्टीमेटली जो इधर उधर के जो उद्योग हैं उनमें भी सहायता हमें देखने को मिली है। ये है अगला हमारा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्तारित पथ वृत्ति दीर्घकालिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये एक्चुअल में उस मिसाइल का इमेज है जिसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। भारत की सबसे ज्यादा अब तक की एडवांस जो अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे हम कह रहे हैं विस्तारित पथवृत्ति दीर्घकालिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसके परीक्षण की अभी जो भारत है वो भारत तैयारी कर रहा है। ये दरअसल जैसे मैंने कहा ये एक लॉन्ग रेंज की है, हाइपर क्रूज यानी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है ये। और इसे किसके द्वारा विकसित करा गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित करा गया है, वो भी प्रोजेक्ट विष्णु, इसके अंतर्गत इसको डेवलप यहां पर करा गया है डीआरडीओ के द्वारा। अब ये जो मिसाइल होगी भूमि से, समंदर से, वायु से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जिससे भारत को स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स और मिशन प्रकारों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पर मिल सके। अब जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो वैसी कंडीशन में उन चुनिंदा देशों में भारत आ जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक प्रणालियां, जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस। इस क्लब में भारत फिर उसके बाद शामिल हो जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल में जो इमेज है वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। नाउ आइए इसकी कुछ जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करें। तो स्पीड इसकी मैक 8 यानी कि 11,000 किलोमीटर पर आवर, ये टॉप स्पीड इसकी हो सकती है, समझ रहे हैं आप। इससे सामान्य और परमाणु यानी कि दोनों प्रकार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी दोनों प्रकार के जो हथियार हैं, उन दोनों प्रकार के हथियारों को ले जाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 1000 से 2000 किलोग्राम तक के वॉर हेड ले जाने में सक्षम है और रेंज 1500 किलोमीटर हमें यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो रेंज हमें देखने को मिल जाएगी। अब कुछ विशेष उड़ान प्रोफाइल के बारे में बात करें तो वो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके बारे में बात करें तो उनके अलग ये जो हमारा ये मिसाइल है ये निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरती है। अब जो सामान्यतः जो बैलिस्टिक मिसाइल वो कैसे जाएंगी, ऐसे लॉन्च होगी, ऊपर जाएगी, वो वायुमंडल क्रॉस करेगी, फिर जाके नीचे आके टारगेट को हिट करेगी। लेकिन जब ये वायुमंडल के ऊपर जाती है तो रडार इसको डिटेक्ट कर लेता है, तो दुश्मन देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे जाके उड़ के जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मध्य उड़ान में दिशा सुधार भी अगर आने की कोई कैसी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी ये सही कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे जो कम ऊंचाई पर उड़ रही है तो फिर रडार में भी पकड़ में आना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो फीचर मैंने आपको बताया, दुश्मन के जो भीतरी क्षेत्र हैं, डीप स्ट्राइक हैं, वहां तक भी इसके द्वारा पहुंचा, क्योंकि पकड़ नहीं पाएगी एक्चुअल में ये। अच्छी बात ये, जब भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ें तो थोड़ा सा स्क्रैमजेट इंजन को अच्छे से पढ़ लेना, किस तरह से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके वो अपने आप को ऑपरेशनल करता है। तो वही ये जो मिसाइल है स्क्रैमजेट इंजन इसके द्वारा संचालित होती है, जो कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके अत्यधिक गति को बनाए रखती है। अब स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन क्या होते हैं वो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपका पार्ट है वहां पर आप पढ़ेंगे। इसे गर्मी यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है और ऑक्सीकरण प्रतिरोधी इस सामग्री से बनाया गया है, जिससे 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को सहन करने में ये कैपेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंडर पेस्ट, दरअसल एक बीमारी है इसके बारे में। तो भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करी है। भोपाल में हमारा ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान इसको श्रेणी A रेंडर पेस्ट होल्डिंग सुविधा इसके रूप में अभी हाल फिलहाल में इसको यहाँ पर नामांकित किया गया है। रेंडर पेस्ट के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल में क्या है। तो दरअसल ये गायों का प्लेग बोला जाता है, जो रेंडर पेस्ट जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूं। ये एक संक्रामक विषाणु यानी कि वायरस की बीमारी है। ये 2 खुरों वाले जो पशु हैं जैसे गाय और भैंस, इनको ही एक्चुअल में इंपैक्ट करता है। ये रोग हम बात करेंगे यहाँ पर पैरामेक्सोवायराइडे, ये एक मेडिकल टर्म है, आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन। तो ये इस फैमिली के मोरवेली वायरस जो है, इस वंश के जो वायरस है, इससे संबंधित हो सकता है। अब कौन कौन सी इस वायरस से जो प्रजातियां हैं वो संवेदनशील हैं इस वायरस के लिए। तो कई पालतू और जंगली 2 खुरों वाले जानवर जैसे मैंने बताया, इस बीमारी से जो हल्के लक्षण ही यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन गाय भैंसों में यदि झुंड ज्यादा संवेदनशील है तो मृत्यु दर 100% तक पहुंच सकती है इन कैटल्स के अंदर। इसके अलावा ये रोग जेबू, जल भैंस, अफ्रीकी भैंस, एलैंड कुडू, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और ये इनको भी संक्रमित, यानी कि ये जो सभी जानवर हैं, सारे के सारे जानवर इस बीमारी के माध्यम से संक्रमित हो सकते हैं। अब ये रेंडर पेस्ट फैलता कैसे है, ये जो बीमारी है फैलती कैसे है।
तो ये संक्रमित और असंक्रमित जानवरों के बीच में जो संपर्क से ये फैलता है। क्लिनिकल लक्षण दिखने से कुछ दिन पहले ही वायरस नाक के स्राव में पाया जाता है। सबसे पहले नाक के स्राव में मिलेगा ये। बीमारी के दौरान वायरस शरीर के अधिकांश द्रवों यानी कि बॉडी के जितने भी लिक्विड्स हैं, हर लिक्विड में ये जो वायरस है, वायरस का फ्लो देखने को मिलेगा। संक्रमित पशु या तो मर जाएगा या फिर ठीक होकर प्रतिरक्षा विकसित कर लेगा, या फिर वायरस शरीर से समाप्त हो जाता है। अगेन वही जो कि सभी वायरस का एक जो सामान्य प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली करने की होती है, वही हमें यहाँ पर इसकी भी देखने को मिलेगी। सिम्टम्स देखते हैं। गायों में इसके लक्षणों में बुखार, मुंह में घाव, नाक और आंखों से स्राव, अत्यधिक दस्त, निर्जलीकरण ये शामिल है, जो कि 10 से 15 दिनों में मृत्यु हो जाती है इन गायों की। तो इस वजह से ये रिंडरपेस्ट जो है एक दिक्कत वाली बीमारी है। इन प्रजातियों में ये रोग हल्के लक्षणों के साथ प्रकट हो सकता है। ये रोग मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ये जन स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिंडरपेस्ट का जो प्रकोप है ये ऐतिहासिक रूप से यूरोप, अफ्रीका, एशिया वहां पे होता था, लेकिन 2011 में इस बीमारी को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया, इसे इरेडिकेट यहां पर कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो नामांकन प्रक्रिया है, जिसके लिए भारत में जो भोपाल ऐसे संस्थान है, इसको यहाँ पर ये मिला है, तो इस मान्यता को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र का जो FAO है, इन दोनों के माध्यम से इसको प्रदान किया जाता है। इसके पुनः उभरने की संभावना को रोकने के लिए ये दोनों जो संस्थान है, केवल कुछ ही उच्च सुरक्षा जो हमारे लैब्स हैं, उनको रिंडरपेस्ट वायरस युक्त जो सामग्री है उसको सुरक्षित रूप से जो रखने की अनुमति है, वो अनुमति यहाँ पर प्रदान करते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है सिप्री रिपोर्ट से संबंधित। कि किस देश के पास जो हथियारों के संबंध में सारी रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, वो इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलेंगी। तो सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने 2025 के लिए हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इस पर अपनी इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को यहाँ पर जारी करा गया है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है। तो कुल टोटल परमाणु हथियारों की संख्या दुनिया में 12,241। सैन्य भंडारों के बारे में बात करें 9614। तैनात हथियारों के बारे में बात करें 3912। उच्च सतर्कता बारे में बात करें तो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं लगभग 2100 मुख्य रूप से अमेरिका और रशिया के पास में जो मेजर मिसाइल्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। इंडिया, ये डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स और साथ ही साथ जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 परमाणु हथियार यहाँ पर हमें स्टोरेज देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के पास लगभग 170 हथियार हैं। चीन के पास जनवरी 2025 तक 600 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 24 हथियार तैनात हैं, या वो मिसाइलों पर लगाए गए हैं या फिर वो सक्रिय सैन्य ठिकाने हैं, हमें वो वहां पर मौजूद देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब मेन चीज आती है यहाँ पर मिलिट्री जो एक्सपेंसेस हैं, कि कौन सा देश अपनी सेनाओं के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, उनके बारे में हमें बात करनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो 9.4% की जो वृद्धि है, यानी कि दिन ब दिन, क्योंकि विवाद, संघर्ष, तनाव इतने ज्यादा विश्व में हर कोने पर बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मिलिट्रीज के ऊपर खर्च करने वाले देशों में कौन है? अमेरिका, इतना पैसा खर्चा किया। फिर चाइना, इनके द्वारा खर्चा करा गया। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले, आयात करने वाले कौन कौन से देश रहे हैं? तो यूक्रेन, भारत हमारा दूसरे नंबर पर, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान। और जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करके जिन्होंने लाभ कमाया है, उनमें है आपका यूएस, जैसा हमेशा उसकी स्ट्रेटेजी, वो हमेशा से यही चाहता रहा है कि मैं हथियार बेच के पैसे कमाऊं। और उसके बाद जो फ्रांस, और उसके बाद फिर रशिया, ये टॉप हमारे जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सिप्री के बारे में थोड़ा सा जाने तो जो सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी जाती है, इस सिप्री के बारे में जाने तो एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, इन पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो स्वीडन का जो स्टॉकहोम है वहां पर देखने को मिलेगा। स्थापना 1966 में देखने को मिलेगी। ये ओपन सोर्सेज के आधार पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्च, मीडिया, आम जनता, वहां से डेटा उठाता है और तब जाके जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, अपनी रिपोर्ट से ये बनाता है। इस तरह से एक छोटे से वीडियो में हमने पूरे दिन भर की अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से जो करंट अफेयर थे, टू द पॉइंट, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, उन सबको हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी। क्वेश्चन का जवाब आप में से सभी लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।